नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में आरक्षण नीति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया और कह सकते हैं बेहद अहम फैसलों की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये फैसले काफी चर्चा में रहे हैं। हमारा फोकस दो मुख्य बातों पर रहेगा। पहला, आरक्षण की 50% सीमा जो तेलंगाना के ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी है, और दूसरा एससी और एसटी कोटे के अंदर सब कैटेगराइजेशन का जो पेचीदा मुद्दा है, पंजाब वाला मामला। बिल्कुल, और ये दोनों ही मसले न सिर्फ कानूनी तौर पर उलझे हुए हैं, बल्कि इनका सामाजिक न्याय, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, यहाँ तक कि राजनीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। सही बात है, और अक्सर इन फैसलों की बारीकियां, उनके मायने समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो लीगल भाषा थोड़ी अलग होती है। एकदम। तो आज हमारा इरादा यही है कि हमारे पास जो भी जानकारी और स्रोत हैं, उनके आधार पर इन अदालती फैसलों और उनके नतीजों को आसान भाषा में समझें। चलिए, बढ़िया है, शुरू करते हैं। चलिए बिना देर किए पहले मुद्दे पर आते हैं। 50% आरक्षण की सीमा और ये तेलंगाना का मामला। हाँ। क्या था ये मामला? तो ये मामला शुरू हुआ तेलंगाना से। वहाँ की राज्य सरकार ने जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत, नगर पालिका वाले, हाँ, उनमें ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का फैसला किया। 42%? हाँ। अच्छा, इसका कोई आधार तो होगा, मतलब अचानक से तो नहीं? नहीं, आधार था एक राज्य स्तरीय सर्वे। उसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक, जातिगत सब पहलू देखे गए। और सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। राज्य की करीब 56.33% आबादी ओबीसी निकली। ओहो, 50% से भी ज्यादा। हाँ, इसी सर्वे के आधार पर एक कमीशन बना, बसानी वेंकटेश्वर राय आयोग। उसने 42% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश कर दी। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई? सिफारिश थी, आबादी का आधार था, तो लागू क्यों नहीं हुआ? दिक्कत आई टोटल आरक्षण के नंबर पर। अच्छा, अगर ये 42% ओबीसी आरक्षण लागू होता तो राज्य में पहले से जो एससी एसटी आरक्षण है उसको मिलाकर कुल आरक्षण पहुंच जाता 67% पर। 67%? तब तो ये इंदिरा साहनी वाले केस की लिमिट क्रॉस कर गया। बिल्कुल, यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मशहूर इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, उसमें एक 50% की ऊपरी सीमा तय की थी। ये उसका सीधा उल्लंघन था। हाँ, ये 50% वाली लिमिट बहुत अहम है, और ये समझना भी जरूरी है कि ये आई कहां से। ये संविधान में तो कहीं लिखी नहीं है। नहीं, लिखी नहीं है। नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंदिरा साहनी केस की व्याख्या करते हुए साबित किया था। उसी केस ने केंद्र की नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण को तो सही ठहराया था, लेकिन साथ में ये ऊपरी लिमिट भी लगा दी थी। लेकिन मैंने सुना है कि इंदिरा साहनी केस में ही कुछ असाधारण परिस्थितियों का जिक्र था, कि उनमें ये सीमा पार हो सकती है। हाँ, ये बात सही है। उसमें एक गुंजाइश रखी गई थी। हाँ। और तेलंगाना ने शायद इसी असाधारण परिस्थिति का दावा करने की कोशिश की होगी, अपनी वो 56% ओबीसी आबादी का हवाला देकर। अच्छा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला है के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 का। इस केस में कोर्ट ने खास तौर पर स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया था। ट्रिपल टेस्ट? अच्छा, ये क्या है? इसके कह सकते हैं 3 हिस्से हैं, 3 शर्तें हैं। पहली, राज्य को पिछड़ेपन की पहचान के लिए ठोस डेटा बेस्ड सबूत पेश करने होंगे। एम्पिरिकल डेटा जिसे कहते हैं, हवाई बातें नहीं, आंकड़े। ठीक है। दूसरी, यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का मकसद उस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। और तीसरी, और जो इस मामले में सबसे अहम थी, कि कुल आरक्षण 50% की सीमा के अंदर ही रहना चाहिए, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन पर कामकाज पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर अदालतों ने तेलंगाना सरकार के इस कदम पर क्या रुख अपनाया? हाईकोर्ट ने क्या कहा? पहले मामला गया तेलंगाना हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उन आदेशों पर रोक लगा दी जिनसे आरक्षण 67% हो रहा था। रोक लगा दी? आधार वही 50% वाला? आधार सीधा था 50% सीमा का उल्लंघन, और वो जो आपने बताया ट्रिपल टेस्ट, उसकी शर्तों का पालन न होना। राज्य सरकार इसके खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गए।
तो वहां क्या हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि भाई 50% की सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक कोई बड़ी संवैधानिक बेंच, मतलब 5 जजों से भी बड़ी बेंच, इस पर दोबारा विचार करके इसे बदल नहीं देती। मतलब फिलहाल 50% ही फाइनल है। हाँ, और इसमें एक और पेच था। राज्य विधानसभा ने असल में आरक्षण बढ़ाने वाला एक कानून भी पास कर दिया था, पर वो अभी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेंडिंग है। ओहो, तो वो कानून भी अभी अधर में है। हाँ, तो नतीजा ये है कि फिलहाल तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव पुराने आरक्षण फॉर्मूले से ही होंगे। वो 67% वाला प्लान कह सकते हैं ठंडे बस्ते में चला गया है। ये 50% की सीमा पर बहस तो हमेशा चलती रहती है। इसके खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं अक्सर? मुख्य दलील यही है कि ये सीमा जमीनी हकीकत, मतलब कई राज्यों की जो जनसांख्यिकी है, उसको नजरअंदाज करती है। अब देखिए, कई राज्यों में ओबीसी या दूसरे आरक्षित वर्गों की कुल आबादी 50% से कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं तो 60-70% तक। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसे में कुल आरक्षकों पर 50% पर रोकना उनके हिसाब से अन्याय जैसा है। और दूसरी बात, जैसा हमने कहा, ये सीमा संविधान में तो है नहीं, कोर्ट के फैसले से आई है, तो उसकी संवैधानिकता पर भी सवाल उठते रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहां इसे लेकर ज्यादा विवाद है? तमिलनाडु तो एक क्लासिक केस है, जहां सालों से 69% आरक्षण लागू है। हालांकि वो मामला भी अलग है, उसे 9वीं अनुसूची में डालकर प्रोटेक्शन दी गई थी, पर वो भी जांच के दायरे में रहता है। अच्छा। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कई राज्यों में अलग अलग समुदाय 50% सीमा को बढ़ाने की मांग करते रहे और मामले कोर्ट तक पहुंचे। इन विवादों की एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि देश में जाति आधारित भरोसेमंद आंकड़े नहीं हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय जाति आधारित डेटा की कमी है। केंद्र सरकार ने 2011 में वो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की तो थी, लेकिन उसके जाति वाले आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए। हाँ, वो जारी नहीं हुए थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब बिहार ने, तेलंगाना ने, ये राज्य अपने स्तर पर जाति सर्वेक्षण करवा रहे हैं, ताकि आरक्षण नीतियों को डेटा आधारित बना सकें। तो ये पूरा मसला एक तरह से राज्यों की अपनी जरूरतें और जमीनी हकीकत के हिसाब से नीति बनाने की आजादी, और दूसरी तरफ न्यायपालिका का एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाए रखने की कोशिश, इसके बीच का टकराव है। एकदम सही कहा आपने। ये संघवाद, मतलब फेडरलिज्म से जुड़ा एक बहुत नाजुक संतुलन है। राज्य अपनी जरूरतें बताते हैं, कोर्ट एक राष्ट्रीय मानक बनाए रखने की कोशिश करता है। तो निचोड़ यह है कि 50% की लक्ष्मण रेखा फिलहाल तो खिंची हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत और राज्यों की मांगें इसे लगातार, कह सकते हैं, टेस्ट कर रही हैं। कब तक ये रेखा बनी रहती है, ये देखना होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, अब दूसरे अहम और मुझे लगता है उतने ही उलझे हुए मुद्दे पर चलते हैं। ये है आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की सीटों पर माइग्रेशन का सवाल। हाँ, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसने बहुत से उम्मीदवारों और भर्ती एजेंसियों को भी परेशान किया है। क्या है ये माइग्रेशन का मामला? थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, देखिए, स्थिति को समझते हैं। मान लीजिए एक उम्मीदवार है जो SC, ST या OBC श्रेणी से आता है। वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और अपनी श्रेणी के लिए जो भी छूट या रियायत उपलब्ध है उसका फायदा लेता है। छूट जैसे कि उम्र सीमा में छूट मिल गई, या फिजिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड्स में थोड़ी नरमी, जैसे लंबाई कम चाहिए या सीना कम चाहिए, या फिर एप्लीकेशन फीस माफ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कोई भी छूट। अब मान लीजिए ये उम्मीदवार परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इतने नंबर ले आता है कि वो न सिर्फ अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ पार करता है, बल्कि जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ को भी पार कर लेता है। अच्छा, मतलब जनरल कैंडिडेट से भी ज्यादा नंबर ले आया। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या उसे अब जनरल कैटेगरी की सीट पर चुना जाना चाहिए, ये जानते हुए कि उसने फॉर्म भरते वक्त या भर्ती प्रक्रिया में रिजर्व्ड कैटेगरी की रियायत का फायदा उठाया था। क्या वो अपनी रिजर्व्ड सीट छोड़कर जनरल सीट पर माइग्रेट कर सकता है? और इसके असली उदाहरण भी सामने आए होंगे जरूर। हाँ, बिल्कुल। एक मामला तो वो कर्मचारी चयन आयोग SSC की GD कांस्टेबल भर्ती का था। हाँ, सुना था उसके बारे में। उसमें OBC उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट थी। मतलब जनरल के लिए 23 साल तो OBC के लिए 26 साल तक। ठीक। कुछ उम्मीदवार जो 23 साल से ज्यादा के थे, उन्होंने OBC कोटे से फॉर्म भरा, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए और फिर जनरल कैटेगरी की सीटों पर दावा कर दिया। और ऐसा ही शायद रेलवे वाले मामले में भी हुआ था, RPF भर्ती में। हाँ, RPF भर्ती का भी उदाहरण है। कुछ उम्मीदवारों ने उम्र या फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट ली, फिर जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आए और जनरल पदों की मांग करने लगे। तो इस पर कोर्ट का क्या कहना था? शुरुआत में शायद कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी अलग अलग राय दिखी,
जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में शायद जितेंद्र कुमार सिंह बनाम यूपी 2010 वाले केस का हवाला देते हुए ये कह दिया था कि अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट ने जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लिए हैं तो उसे जनरल सीट पर माइग्रेट करने देना चाहिए, भले ही उसने छूट ली हो। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ की। एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उस एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फिर आरपीएफ वाले मामले में भी इसी तरह का निर्णायक फैसला सुनाया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जो सिद्धांत स्थापित किया है वो अब काफी हद तक स्पष्ट है और सभी भर्तियों के लिए एक तरह से गाइडलाइन जैसा है। और क्या है वो सिद्धांत, मतलब क्या नियम है अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो माइग्रेशन है, आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में जाना, ये कोई अपने आप मिलने वाला या यूनिवर्सल अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से उस खास भर्ती के नियमों, उसकी अधिसूचना और उससे जुड़े सरकारी आदेशों या ऑफिस मेमोरेंडम ओएम पर निर्भर करेगा। मतलब नियम तय करेंगे कि माइग्रेशन होगा या नहीं। तो सारा खेल नियमों का है, जैसा नियम वैसा फैसला। बिल्कुल, की पॉइंट यही है। अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी आरक्षित श्रेणी के लिए तय किसी भी तरह की छूट या रियायत का फायदा उठाया है, उम्र, फिजिकल स्टैंडर्ड, परीक्षा के मौके, फीस, अनुभव, कुछ भी, और उस भर्ती के नियम या नोटिफिकेशन या सरकारी ओएम में साफ साफ लिखा है कि ऐसी छूट लेने वाले उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर वो जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते, चाहे उनके नंबर जनरल कट ऑफ से कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। तो वो अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही रहेंगे। हाँ, वो अपने आरक्षित कोटे में ही गिने जाएंगे। और अगर नियम इस बारे में कुछ ना कहे या माइग्रेशन की इजाजत दे तब? अगर नियम माइग्रेशन को साफ तौर पर रोकते नहीं है तो ये संभव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह नियमों की भाषा पर निर्भर करेगा कि क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जिस जितेंद्र कुमार सिंह केस का हवाला दिया था ना, उसे गलत तरीके से लागू किया था। वो केस यूपी के खास नियमों पर आधारित था, जहां शायद नियमों में ऐसी कोई रोक नहीं थी, इसलिए उसे हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या इसे हम दोहरे लाभ से रोकने का सिद्धांत कह सकते हैं कि मतलब आप छूट भी लें और फिर जनरल सीट भी ले लें? हाँ, काफी हद तक यही भावना लगती है। जैसा आरपीएफ मामले में भी देखा गया, आमतौर पर ये दोहरा लाभ की रियायत भी ली और फिर जनरल सीट पर भी दावा किया, ये स्वीकार्य नहीं माना गया जब तक कि नियम खुद इसकी इजाजत ना दें। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इशारा किया कि भाई अगर कोई उम्मीदवार माइग्रेट करना चाहता है तो उसके साथ फिर बर्ताव भी जनरल उम्मीदवारों जैसा ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी वही होने चाहिए जो जनरल उम्मीदवार के लिए हैं, न कि वो रियायती वाले। समझ गए। तो इसका सीधा मतलब उम्मीदवारों और भर्ती निकालने वाली एजेंसियों के लिए क्या है? मतलब साफ है, उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले नियम बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, और जो भर्ती एजेंसियां हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, उन्हें अपनी नोटिफिकेशन में माइग्रेशन के बारे में एकदम स्पष्ट लिखना होगा, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़नी होगी। हाँ बिल्कुल। तो माइग्रेशन का सीधा सा फंडा है, भर्ती के नियम ही बॉस है। अगर नियमों ने छूट लेने वालों के लिए दरवाजा बंद किया तो सामान्य सीट पर एंट्री नहीं, चाहे स्कोर कितना भी हो। और ये फैसला कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो सामाजिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान है, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी लगता है। बिल्कुल। कोर्ट का जोर इस बात पर है कि नियमों में क्लैरिटी हो और पिछले फैसलों को बस आंख बंद करके हर मामले में लागू ना किया जाए, हर मामले के अपने नियम देखे जाए। चलिए, ये भी स्पष्ट हुआ। अब आज के तीसरे और शायद सबसे दूरगामी असर वाले मुद्दे पर आते हैं। ये है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी कोटे के भीतर उप वर्गीकरण, यानी कोटे के भीतर कोटा। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि क्या राज्यों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वे एससी/एसटी आरक्षण के लाभ को इन श्रेणियों के अंदर मौजूद अलग अलग जातियों या समूहों में बांट सकें। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच ने इस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने पुरानी स्थिति को पलट दिया है। अच्छा, पलट दिया है? मतलब अब राज्य ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अब राज्य ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक पूरी कहानी है, एक पृष्ठभूमि है। हाँ बताइए, क्या ये विचार नया है? नहीं, ये विचार काफी पुराना है। पंजाब ने तो ये काम 1975 में ही कर दिया था। 1975 में? हाँ, उन्होंने अपने राज्य में एससी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए, जिन्हें वो ज्यादा पिछड़ा मानते थे,
और दूसरा हिस्सा बाकी एससी जातियों के लिए। और ये व्यवस्था आप मानिए लगभग 30 साल तक बिना किसी रोक टोक के चलती रही। 30 साल तक? फिर इसमें बदलाव कैसे आया? कुछ कोर्ट केस हुआ होगा? बिल्कुल। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चिन्नैया केस, हाँ सुना है। इस मामले में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें SC/ST लिस्ट के भीतर इस तरह का सब क्लासिफिकेशन या उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कोर्ट ने क्या कारण बताया? कोर्ट ने माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के खिलाफ है, और ये भी कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत SC लिस्ट को नोटिफाई करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्य उसमें दखल नहीं दे सकते। तो इस चिन्नैया फैसले ने पंजाब की वो 30 साल पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी? हाँ, उसे रातों रात अवैध कर दिया। तो पंजाब ने हार मान ली फिर? नहीं, पंजाब ने कहाँ हार मानी। उन्होंने 2006 में एक राज्य कानून बनाया और अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश की। अच्छा, कानून बना दिया, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिन्नैया फैसले का हवाला देकर उस कानून को रद्द कर दिया। इसके बाद पंजाब सरकार इस मामले को लेकर 2010 के आसपास सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की मुख्य दलील क्या थी? उन्होंने क्या कहा? पंजाब का तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू कर सकते हैं, हाँ, जो इंदिरा साहनी केस में आया था। बिल्कुल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही 1992 में मंजूरी दी थी। और वो क्रीमी लेयर असल में क्या है? वो आर्थिक आधार पर OBC के भीतर एक तरह का उपवर्गीकरण ही तो है। बात तो सही है। उनका कहना था कि SC/ST कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है, उसमें भी पिछड़ेपन के अलग अलग लेवल हैं। तो ये मामला इतने साल सुप्रीम कोर्ट में चला, और अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-8 के बहुमत से, नहीं बल्कि एक मत से 2004 की ईवी चिन्नैया फैसले को पलट दिया है। एक मत से? एक मत से। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, बहुत बड़ा फैसला है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब राज्य सरकारें SC और ST कोटे को अपनी जरूरत के हिसाब से अंदरूनी तौर पर बांट सकती हैं, सब कैटेगराइज कर सकती हैं। हाँ, अब वो ऐसा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उपवर्गीकरण का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ SC/ST समुदायों के भीतर सबसे ज्यादा जरूरतमंद और वंचित समूहों तक पहुंचे। अच्छा। कोर्ट ने इस बात को माना कि अक्सर ऐसा होता है कि आरक्षण का बड़ा हिस्सा उस कैटेगरी की कुछ गिनी चुनी थोड़ी प्रभावशाली जातियां ही ले जाती हैं, जबकि उसी कैटेगरी की कई दूसरी बहुत पिछड़ी जातियां लाभ से वंचित रह जाती हैं। तो उपवर्गीकरण इस असमानता को दूर करने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन क्या कोर्ट ने राज्यों को ये अधिकार देते हुए कुछ शर्तें या गाइडलाइंस भी तय की हैं, या बस खुली छूट दे दी है? नहीं, खुली छूट बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने कुछ अहम शर्तें लगाई हैं। पहली, राज्य किसी एक उपसमूह को पूरा 100% कोटा नहीं दे सकते, मतलब बंटवारा लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये उपवर्गीकरण मनमाना नहीं हो सकता। ये ठोस, भरोसेमंद और क्वांटिफाइबल डेटा पर आधारित होना चाहिए। मतलब आंकड़ों से साबित करना होगा कि कौन सा उपसमूह कितना पिछड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व कितना कम है। डेटा इसकी मतलब आंकड़े जरूरी हैं। हाँ, आंकड़े बहुत जरूरी हैं। और तीसरी शर्त यह है कि राज्यों द्वारा किए गए ऐसे किसी भी उपवर्गीकरण का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी उसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत। अच्छा, यानी कोर्ट उस पर नजर रखेगा। अब एक और सवाल उठता है, क्या इससे SC/ST में भी OBC की तरह क्रीमी लेयर का रास्ता खुल गया है? देखिए, ये फैसला सीधे तौर पर OBC वाली आर्थिक क्रीमी लेयर को SC/ST पर लागू करने की बात तो नहीं करता, लेकिन ये राज्यों को पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकरण करने की इजाजत देता है। अब ये पिछड़ापन कैसे तय होगा, इसमें राज्य आर्थिक कारकों को भी शामिल कर सकते हैं, ये एक संभावना है। अच्छा। बल्कि एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने अपनी राय में यह भी कहा था कि आरक्षण का लाभ जरूरी नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता ही रहे। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये भविष्य में SC/ST के भीतर भी किसी न किसी रूप में क्रीमी लेयर जैसी बहस या व्यवस्था का दरवाजा जरूर खोलता है। इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? ये तो देश की जातिगत राजनीति में मतलब भूचाल ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके राजनीतिक परिणाम बहुत गहरे और दूरगामी हो सकते हैं। पहला, ये राज्य स्तर की जातिगत राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है।
आप देखिए, भारत में करीब 17 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां राजनीति काफी हद तक जाति पर निर्भर करती है। हाँ, ये तो है। अब राज्यों को ये ताकत मिल गई है कि वे SC/ST समुदाय के भीतर के अलग-अलग समूहों को टारगेट कर सकें। इससे सत्ताधारी दलों को राजनीतिक फायदे के लिए खास उप समूहों को इनाम देने या जो गुट नाराज हैं उन्हें हाशिए पर डालने का मौका मिल सकता है। कुछ आलोचक इसे बांटो और राज करो की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। और क्या इससे SC/ST समुदायों की जो एक राजनीतिक एकता दिखती थी कहीं कहीं, उस पर असर पड़ेगा? उनका वोट बैंक बढ़ सकता है? इसकी पूरी संभावना है। जो SC/ST समुदाय अब तक कई जगहों पर एक मजबूत वोटिंग ब्लॉक के रूप में देखे जाते थे, वे अब अंदरूनी तौर पर बढ़ सकते हैं। हर उप समूह अपने हिस्से के लिए मोल भाव कर सकता है, लॉबिंग कर सकता है। कोई उदाहरण, जैसे यूपी की राजनीति में? हाँ, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है, उसमें अब दलित वाला हिस्सा शायद उतना एकजुट ना रहे। उसके अंदर भी अलग-अलग दावेदारियां उभर सकती हैं। कौन ज्यादा पिछड़ा, किसे ज्यादा हिस्सा मिले, ये सब बातें। तो इसे ऐसे समझे कि जो लड़ाई पहले मोटे तौर पर अगड़े बनाम पिछड़े या जनरल बनाम रिजर्व दिखती थी, वो अब रिजर्व कैटेगरी के भीतर ही मान लीजिए ज्यादा प्रभावशाली 2% बनाम कमजोर 13% जैसी बन सकती है। ये इसका एक संभावित नतीजा हो सकता है। आरक्षित श्रेणियों के भीतर ही जो समूह अब तक ज्यादा हावी रहे हैं और जो समूह अब तक लाभ से ज्यादा वंचित रहे हैं, उनके बीच एक नया तनाव पैदा हो सकता है। जो जातियां अब तक आरक्षण का ज्यादा फायदा उठाती रही हैं, वे शायद इस फैसले का विरोध करें, और जिन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वे इसका स्वागत करेंगे। तो ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक नई उथल-पुथल ला सकता है। वाकई ये तो काफी जटिल और दूर तक असर डालने वाले फैसले हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हमने 3 अहम न्यायिक पड़ावों को समझा। पहला, 50% आरक्षण की सीमा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फिलहाल वो कायम है, लेकिन राज्यों की बदलती आबादी और सामाजिक जरूरतें उसे लगातार चुनौती दे रही हैं। हाँ, वो लक्ष्मण रेखा खींची है, पर उस पर दबाव बना हुआ है। रेशन भर्ती के नियमों पर निर्भर करेगा। सीधा सा फंडा है, नियम ही बॉस है। हाँ, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा। एकदम। और तीसरा और सबसे ताजा कि राज्य अब SC और ST कोटे के भीतर उप वर्गीकरण कर सकते हैं ताकि लाभ ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचे। मतलब राज्य अब SC/ST कोटे की बड़ी केक को छोटे ज्यादा जरूरतमंद टुकड़ों में बांट सकते हैं, बशर्ते उनके पास मजबूत डेटा हो और वो किसी एक टुकड़े को पूरी केक न दे दें। ये शर्तें अहम हैं। सही कहा। ये फैसले दिखाते हैं कि कैसे हमारी न्यायपालिका लगातार ऐतिहासिक नाइंसाफी को दूर करने, आज की सच्चाइयों को अपनाने और मेरिट के सिद्धांत के बीच एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आखिरी फैसला, उप वर्गीकरण वाला, ये राज्यों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत देता है, ये तय करने की कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर कौन पिछड़ा है और लाभ कैसे बटेगा। तो सवाल ये है कि राज्य इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाँ, असली सवाल ये है, राज्य इस नई मिली शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? क्या ये वाकई में आरक्षण के लाभ को ज्यादा बराबरी से बांटेगा, या फिर हम सूक्ष्म जाति पहचान के आधार पर समाज और राजनीति में और भी गहरे बंटवारे की तरफ बढ़ेंगे? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य ही देगा, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल।